हेलो बच्चों माय नेम इज़ विकास दुबे उर्फ लकी दुबे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर। तो बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विथ लकी दुबे में वेरी वेरी वेलकम। चलिए, आज हम पढ़ते हैं ट्रायंगल। क्या होता है ट्रायंगल? तो क्लास 10th में हमको पढ़ना है ट्रायंगल। क्लास 9th में हमने ट्रायंगल को पढ़ा था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कांग्रुएंसी। यहाँ पे हमें पढ़ना है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी पढ़ने के लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली की पॉइंट्स में इसलिए मैंने लिख दिया है कि इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। किसके बारे में पढ़ना है? सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी क्या होती है, इसकी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी देखेंगे। टू फिगर्स, दो फिगर को सिमिलर कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? इफ़ दे हैव सेम शेप, साइज में भी डिफर। अगर उनके शेप सेम हो, साइज डिफर भी रहेगा, तो वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे। साइज मैटर नहीं करता है, यहाँ शेप मैटर करता है कि दो फिगर एक जैसे दिखने चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर जैसे यहाँ पे देखो, दो लाइन एक जैसी लाइन दिख रही है, सर्कल एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज सिमिलरिटी। ठीक है, कोई भी दो फिगर, दो या दो से अधिक फिगर सिमिलर हो सकते हैं। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? आ जाओ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सिमिलरिटी के बारे में। सबसे पहले पॉलीगॉन के विषय में अगर मुझे बात करनी हो, ट्रायंगल को ना देखकर एक ओवरऑल फिगर के बारे में बात करनी हो, तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होने के लिए उसका शेप सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इट मीन्स शेप मस्ट बी सेम, तभी फिगर सिमिलर होंगे। अब शेप सेम कब होगा? कब होगा? तो बनावट किसी का भी शेप जो होता है, शेप डिपेंड्स ऑन एंगल। शेप किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। इट मीन्स फिगर हैव सेम एंगल। सेम एंगल मीन्स इक्वल एंगल। यहाँ सेम की जगह आप इक्वल भी लिख सकते हैं, तो इक्वल एंगल बोल सकते हैं आप। क्या ये बातें समझ में आ गई? शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर। कोई कैसे बन रहा है, उसका एंगल सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साइज बड़ा छोटा कर देंगे, लेकिन अगर एंगल ज़रा सा भी चेंज हुआ, चाहे वो पॉलीगॉन हो, हेक्सागॉन हो, पेंटागॉन हो, कोई भी हो, घर हो, किसी का भी, अगर सेम बनाना है तो जैसे फर्स्ट का एंगल होगा उतने ही डिग्री एंगल सेकंड का रखना है। दूसरी, लेंथ आर डायमेंशन, जिसको हम कह सकते हैं, डायमेंशन विल बी इन प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, तो मेरे पास एक यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया। अब ऐसा ही मुझे एक और बनाना है। क्या करना है? बनाना है। तो मुझे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे ही डायग्राम को बनाने के लिए बस उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। एंगल क्या रखना पड़ेगा? सेम। दोनों डायग्राम ध्यान से देखिए, यही डायग्राम यहाँ पे है, दोनों सेम है, सबका एंगल सेम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो अगर मैं इस साइड की लेंथ मेज़र करूँगा तो इस साइड की लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे अगर मैंने इसको 5 कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 होगा, 15 होगा। तो इसकी जो लेंथ का प्रोपोर्शनल है, इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल के इक्वल होगा। एंड दिस विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दिस। क्लियर? एंड दिस पार्ट प्रोपोर्शनल टू दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट प्रोपोर्शनल टू दिस पार्ट। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? ध्यान से देखो, अगर ऐसा नहीं होगा, दोनों डायग्राम सेम नहीं होंगे, तो देखो, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, इस डायग्राम को मैं इंक्रीज करूंगा, एक मिनट,
देखिए अगर मैं इसके साइज को बढ़ा दूं तो ये सेम इसके इक्वल आएगा। देखो उसी पे आ गया, और साइज को मैं छोटा कर दूं तो सेम आ गया। इसका मतलब कि दोनों फिगर सिमिलर है, तभी इसको बढ़ाने पे इसके इक्वल हो जा रहा है। तो बोथ आर सिमिलर फिगर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी को देखेंगे तो सिमिलर पॉलीगॉन कब होंगे? सिमिलर पॉलीगॉन कब होंगे? तो सिमिलर पॉलीगॉन की दो कंडीशन है। पहला, सिमिलर तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मैंने अभी बताया शेप तभी इक्वल होगा, शेप तभी सिमिलर होगा जब उनके एंगल इक्वल होंगे। ऊपर लिखा है मैंने। आगे इसमें हम देखेंगे दूसरा, लेंथ ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अभी मैंने बताया सिमिलरिटी में केवल साइड बढ़ी हुई है, प्रोपोर्शनल ही रहेगी, जैसे है वैसे ही रहेगी। उसकी प्रोपोर्शनलिटी 2 का 4 हो गया होगा, 6 का 8 हो जाएगा, 10 का 12 हो जाएगा, 100 का 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। साइड हमेशा प्रोपोर्शनल ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी साइड कितना भी बढ़ जाए। ठीक है, आ जाइए। प्रोपोर्शनल रहेगा तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इस साइड को ए बी सी डी नाम दिया और इसको नाम दिया पी क्यू आर एस, तो मैं कहूँगा ए बी अपान पी क्यू, मतलब ए बी और पी क्यू का रेशियो इक्वल होगा बी सी अपान क्यू आर के, इक्वल होगा सी डी अपान आर एस के, इक्वल होगा ए डी अपान पी आर के। मतलब दिस अपान दिस इज इक्वल टू दिस अपान दिस, इक्वल टू दिस अपान दिस एंड इक्वल टू दिस अपान दिस। ये सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी है। क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई? चलिए अब बात आती है हमारी जो टॉपिक है, जो चैप्टर का टॉपिक है वो है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। किसी भी फिगर को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो प्रॉपर्टी प्रूफ होना जरूरी है। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, मतलब रेशियो उनका इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया? लेकिन जो ट्रायंगल है उसके लिए ऐसी बातें नहीं हैं। ट्रायंगल एक स्पेशल फिगर है, इसीलिए ट्रायंगल को पढ़ाया जाता है सिमिलरिटी में। ट्रायंगल में क्या होता है कि इन केस ऑफ ट्रायंगल one of them is important for proving the similarity। इनमें से एक ही प्रूफ कर सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए काफ़ी है। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल is a special type of polygon that if because it एक मिनट, because it have both property if one of them satisfied, अगर उनमें से एक भी सेटिस्फाइड कर दिया तो दूसरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उसमें सेटिस्फाइड हो जाती है।
यही खास है कि इसके लिए मुझे दोनों केस को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल कितने केस को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है? एक केस को। अगर हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया तो इसका मतलब उसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे। अगर साइड प्रोपोर्शनल दिखा दिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इस पर बहुत अच्छी बातें ने एक महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने एक थ्योरम दिया जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं बीपीटी। क्या बोलते हैं? बीपीटी। ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी एक साइड पे एक लाइन ऐसे पैरेलल खींच दी जाए। यह एक ट्रायंगल है। वेट, ये क्या हो जा रहा है इसमें? ठीक है, तो ये किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींच दी जाए, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये ट्रायंगल है ए, ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करिए डी और ई पर। तो ये प्रॉपर्टी कहती है, थेल्स थ्योरम कहता है कि इफ़ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल दैट इंटरसेक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ टू अदर साइड्स डी एंड ई, डी और ई पे वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता हो, देन द रेशियो ऑफ दिस, इसका मतलब ए से डी और डी से बी का रेशियो हमेशा इक्वल होगा ए से ई के रेशियो और ई से सी का रेशियो। क्या बातें समझ में आ गई? आ जाओ, इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या कहता है? इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect the other side, then it divides two sides in same ratio, that is also written as here। अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई साइड खींच दी जाए तो वो जो साइड अदर दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है उनका रेशियो दिस अपान दिस एंड दिस अपान दिस ऑलवेज सेम होगा। मतलब इस लाइन का रेशियो लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट का रेशियो इक्वल होगा इस लाइन सेगमेंट के रेशियो और इस लाइन सेगमेंट के रेशियो के। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम उस डायग्राम को फिर से बनाते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। यह एक ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल में एक यहाँ पैरेलल साइड खींची जा रही है। ठीक है, जो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट है आपका एक और ये दूसरा पॉइंट है। ये ए है,
यह B है और ये C है. This point is D, this point is E. Now see, here draw a perpendicular line from this line and this will be the perpendicular line. तो here in triangle ADE, अब मैं ADE का एरिया निकालूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2. तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, this line is perpendicular, hence this is base. तो base is AD and height is, if this point is M, तो height is ME. Equation number first. Clear? Again, someone wants to know कि if we take base as AE, then AN is perpendicular distance on AE. So now here AE is the perpendicular distance on this. तो again area of triangle ADE, अब हम ADE का दोबारा एरिया निकालेंगे और इस केस में हमने बेस को ये लाइन माना है. तो अगर मैं इस लाइन को बेस मान रहा हूँ तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2. बेस AE है. अब बेस कौन है? AE. हेयर A इज बेस. तब बेस अगर AE बनेगा तो हाइट आपका ये बनेगा. हाइट कौन बनेगा? ये. एंड दिस पॉइंट इज नोन एज AN, DN. इक्वेशन नंबर 2. इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन सी दैट कि ADE इज इक्वल टू 1/2 AD इंटू ME and area of triangle ADE is equal to 1/2 AE upon DN, AE into DN. तो दोनों के केस में देखो, इस केस में भी हेयर, इस केस में भी हम ADE का ही एरिया निकाले हैं और दूसरे वाले केस में भी हम ADE का एरिया निकाले और ये आया है. अगेन नाउ सी, ज्वाइन दिस लाइन and here you see clearly a triangle DBE, a triangle DBE. If someone wants to the area of triangle DBE and DB is the base, then ME is the height. Again, in triangle DBE, then area of triangle DBE is equal to 1/2. 1/2. If base is if base is DB, and if base is DB, then if base is DB, then height will be ME. Height will be ME. Height will be ME. Equation number 3rd. Now again in triangle, here we join it DCE, DC in triangle DCE, then area of triangle DCE is equal to 1/2. If in case of DCE, if base is
EC, then height is DN. Base is EC, then height is DN. Equation number 4. Now equation 1 divided by equation 1 divided by 3 and 2 divided by 4. फर्स्ट वन को 3 से डिवाइड कर दो तो एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ here area of ADE whole divided by area of DBE is equal to 1 by 2 area this AD into ME 1 by 2 DB into ME ME cancel 1 by 2 cancel. Area of triangle ADE whole divided by area of triangle DBE इक्वल होगा AD अपॉन DB. नाउ 2 और 4 को डिवाइड करो तो एरिया ऑफ इक्वेशन 2 क्या है तो इक्वेशन 2 इज एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE इक्वल होगा 1 by 2 AE अपॉन DN A इंटू DN 1 by 2 EC इंटू DN ये इसे कैंसल 1 by 2 से तो एरिया ऑफ ये हो गया आपका इक्वेशन बना है 5 एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ DEC या DCE इज इक्वल टू AE अपॉन EC. You see clearly equation 5 and equation 6 both are based on same base और इस ट्रायंगल का बेस कौन है BC है BC. Hence 5 and 6 are equal. तो 5 और 6 इक्वल होंगे तो उस केस में मैं कह सकता हूँ AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के. Hence proved.